प्यारे बच्चों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाले एक शब्द शक्ति टॉपिक है जिसको हम आज आपके बीच बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में और हिम्मत बने और उत्साह जगे। तो आइए मैं इसके बारे में पहले बता रहा हूं, शब्द शक्ति है क्या। आज हम जो किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, हर एक शब्दों में शक्ति है और वो छिपी हुई है, लेकिन हम प्रयोग करने जानते नहीं हैं, जिसके कारण उसका शक्ति का एहसास हमें नहीं होता कि हर एक शब्दों में क्या शक्ति है, वह क्या अपना शक्ति को छोड़ता है, कैसे वाक्य को भड़कीला बनाता है, कैसे कहानी को चमत्कृत कर देता है, कविता को क्या कहते हैं व्याख्यित कर देता है, व्याख्यापूर्ण कर देता है। ये हम लोग नहीं जान पाते। ये हम तब जानेंगे जब हम इसका ठीक ठीक प्रयोग करने सीखेंगे, और प्रयोग करने के लिए पहले शब्द शक्ति को जानना होगा, तब तुम उसको प्रयोग करेंगे कि किस शब्द का कहां पर कैसे प्रयोग करने से उसका अर्थ अलग होता था, उसके अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो ये जानने के लिए ये चैप्टर हमारे विद्वानों ने दिया है। तो इस चैप्टर में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि शब्द शक्ति क्या है। जब हम वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते समय कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने समान अर्थ को न देकर एक विशेष अर्थ को प्रकट कर देता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या कहने जा रहा है। वह सही अर्थ, अपना जो वास्तविक अर्थ है, उसको छोड़ देता है और एक विशेष लक्षण को प्रकट कर देता है, जिससे कि उस वाक्य का एक अर्थ ही गजब हो जाता है। इस तरह से बहुत ऐसे काव्य है, कविताएं हैं, जिसमें कि ऐसे ऐसे शब्दों का चाहे तो पुनरावृत्ति करके या ऐसा ढंग से प्रयोग करके ऐसा अर्थ निकाला जाता है जो कि वहां भी इसका चमत्कार बन जाता है। तो इस तरह शब्द शक्ति का मतलब हुआ कि किसी भी गद्यांश या पद्यांश में, यानी गद्य और पद्य में प्रयोग की ऐसी विधियां जिसके द्वारा उनमें एक नई चमत्कार आ जाए, उसके अर्थ में एक नई विशेषताएं आ जाए, उसके अर्थ में एक भिन्नता आ जाए, विशेष अर्थ को प्रकट करे, वास्तविक अर्थ को प्रकट करे, वह क्या है, शब्द शक्ति है। यह अवलंबन और आलंबन, ठीक है, दोनों होता है, एक दूसरे पर आश्रित है। जिस पर आश्रित है वो और जो आश्रित है ये दो के आधार पर इसका मेल होता है, इसका प्रयोग होता है। तो शब्द शक्ति के बारे में आपको ये पता है कि शब्द जो है अपने शक्ति को जहां पर बैठ जाता है वहां पर वो अपनी शक्ति को छोड़ता है। हम उसको समझें या ना समझें, ये हमारी समझ की फेर है, इसलिए समझने वाले को भी समझना। इसलिए कविता सब कोई समझ नहीं पाते हैं, बहुत ऐसी कहानी भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि कवि या लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। उसमें शब्द शक्ति पर आपको जोर देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस पर गौर करना पड़ेगा। यही कारण है कि एक ही चीज का लोग कई अर्थ लगा देता है। नहीं समझदारी के कारण, समझ नहीं होने के कारण एक ही शब्द का लोग कई अर्थ लगा देते हैं और अंत में जो सही अर्थ है वह उससे विचलित हो जाता है। कवि क्या कहना चाहते हैं, लेखक क्या कहना चाहते हैं, उसको हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसके लिए विद्वानों ने क्या है, शब्द शक्ति बनाया है। शब्द शक्ति 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा का अर्थ सीधा है नाम। अभिधा का सीधा अर्थ होता है नाम। बहुत ऐसी जगह हैं जहां की नाम से जो है उसका प्रकट होता है, नाम के माध्यम से उसको प्रकट किया जाता है। जैसे अभिधा के बारे में, अभिधा का अर्थ होता है नाम। ये इसमें सीधा अर्थ देता है, समझने वाले समझेंगे। उदाहरण के लिए
लिखेंगे अभिधा शब्द शक्ति क्या है? जिसमें किसी भी शब्द का प्रयोग करने के बाद वो अपने सीधे अर्थ को प्रकट कर देता है। जो अर्थ अपना है वही अर्थ प्रकट करता है, इसमें कोई भिन्नता नहीं आती है। ठीक है, उसको कहता विधा। जैसे शेर वन में रहता है, ये सबको ही पता है शेर वन में रहता है। ठीक है, यहां शेर का अर्थ शेर ही हुआ, शेर से कोई दूसरा अर्थ को नहीं प्रकट हो रहा है। शेर वन में रहता है अर्थात इससे क्या हुआ, आप अपना अर्थ लगाइए कि शेर जंगली जानवर है, इसको घर में पाला जा नहीं सकता। ठीक है, ये सीधा अर्थ दे दिया आपने, इसमें कोई भिन्नता नहीं है। शेर वन में रहता है, ये जंगली जानवर, इससे पता चलता है ये जंगली जानवर है। ये अपना शॉर्ट अर्थ दे दिया कि शेर जंगल में रहता है, इसका मतलब शेर जंगली जानवर है, इसलिए जंगल में रहता है। तो इससे सीधा अर्थ हुआ। इस तरह के जितने भी शब्द हैं जिसका प्रयोग करने के बाद जिस शब्द का प्रयोग है उसी शब्द का सीधा अर्थ देता है, इसका कोई भिन्न अर्थ नहीं है, न वाच्य के आधार पर न किसी लक्षण के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इस शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक लाक्षिक, ठीक है, एक लाक्षिक होता है और दूसरा अर्थ क्या होता है? एक लाक्षिक, दूसरा है आपका अर्थ से भिन्न हुआ लाक्षिक। अर्थ से भिन्न, और दूसरा है वाच्यार्थ या लक्षार्थ। एक होता है लाक्षिक मतलब लक्षण, लाक्षणिक, गलती लिखा गया, लाक्षणिक। एक होता है वाच्यार्थ और लाक्षार्थ से भिन्न। ठीक है, ये लाक्षणिक व अर्थ से भिन्न और ये वाच्यार्थ व लाक्षार्थ से भिन्न और वाच्यार्थ से, यानी जो वाच्य है, चाहे कर्तव्य वाच्य हो या कर वाच्य हो या भाववाच्य हो, तीन वाच्य होते हैं। ठीक है, तो उसमें से भाव का, कर्म का जो भी वाच्य है, जिस तरह का वाच्य है उसका जो सही अर्थ होना चाहिए उससे भिन्न, या जो लक्ष्य का, जिसका वाक्य का जो लक्ष्य है उससे भी भिन्न अर्थ देने वाला होता है वाच्यार्थ या लक्षार्थ। एक होता है लाक्षणिक, उसके लक्षण के आधार पर अर्थ होता है। ठीक है, इसलिए उसका शाब्दिक अर्थ है उससे भिन्न हो जाता है। ये दो तरह के अर्थ हर एक शब्द दिया करते हैं, लेकिन यहाँ जो है शेर वन में रहता है, न इसमें लाक्षणिक है और न वाच्यार्थ, इसलिए इसका नाम रखा गया अभिधा शब्द शक्ति। सीधा नाम, अपना नाम अपने अर्थ को संबोधित कर रहा है। आइए उसके बाद दूसरा है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा क्या है कि कभी कभी किसी शब्द में, किसी वाक्य में या पद में शब्दों का ऐसा प्रयोग किया गया रहता है जो कि अपने समान अर्थ को ना देकर विशेष अर्थ को संबोधित करता है, अपने वास्तविक जो अर्थ है उसको छोड़ देता है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, जैसे मेरी बहन गाय पालती है। मेरी बहन गाय पालती है, एक ये हुआ। दूसरा है मेरी बहन गाय है।
अब देखिए, मेरी बहन गाय पालती है, या सीधा अर्थ हुआ कि मेरी बहन गाय पाल रही है। ये गाय का जो है जानवर के रूप में बोध हुआ, सीधा जानवर, यहां कोई लक्षण नहीं इसका। लेकिन मेरी बहन गाय है, इसका मतलब गाय को 4 पैर है तो मेरी बहन को 4 पैर है। गाय घास खाती है तो वो घास खाती है। उसके शरीर से यहां कोई तुलना नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका लक्षण, जिस तरह गाय का लक्षण है सीधी सादी, सीधी सादी गाय, उसका लक्षण है सीधा सादा। तो उसकी बहन भी जो है, मेरी बहन क्या है, सीधी सादी है। इसका विशेष अर्थ क्या हुआ कि मेरी बहन क्या है, सीधी सादी है। या ये अलग अर्थ, एक लक्षण को अपना प्रकट कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, लाक्षणिक, यानी लक्षणा। ये लक्षण को प्रकट करता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं जिसमें किस तरह शब्द का प्रयोग किया गया है, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, आपका लक्षणा कहलाएगा। अब है तीसरा नंबर, व्यंजना। व्यंजना में क्या है कि ये अभिधा और लक्षणा दोनों से भिन्न है, ठीक है। व्यंजन होता है, जैसे कि इस व्यंजन का तरह सब्जी, यानी भिन्न भिन्न तरह का, ठीक है। तो अलग अलग, ना ये अभिधा है ना लक्षणा है, उससे भिन्न है व्यंजना। तो इसमें क्या होता है कि एक ही तरह के शब्द रहते हैं, वैसा पद्य या गद्य जहां की एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन सब का अर्थ भिन्न भिन्न है, सब अपना अलग अलग अर्थ को दे रहा है। जैसे उदाहरण के लिए है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। यहां पर आप देख रहे हैं, रहीम कवि का दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, और यहां भी पानी है, और 3 जगह पानी है। अब तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ है, ठीक है। एक पानी का क्या अर्थ हुआ, इज्जत। एक पानी का अर्थ क्या हुआ, इज्जत, ठीक है। ये पानी का क्या हुआ, चमक, ठीक है। पानी का मतलब इज्जत हुआ, ठीक है। और यह पानी का क्या अर्थ हुआ, चमक। और पानी का एक अर्थ और है, चेहरा। रहीम कवि कहते हैं कि हर चीज में 3 चीज है जिसमें पानी का जरूरत है, ठीक है। जैसे कि पानी बिना सब सून, ये तीनों चीज देखते हैं, मोती मनुष्य और चून, ये तीनों पानी के बिना सब बेकार है। यदि मोती में चमक ना हो तो मोती का कोई कीमत नहीं, मनुष्य में इज्जत ना हो, मनुष्य की कीमत नहीं है, ठीक है। और चूना में क्या हो, पानी नहीं हो, इसे पानी का सीधा पानी हुआ, ठीक है।
चूने में पानी ना दिया रहे तो चूने का चमक नहीं दिखाएगा। चूना बिना पानी का आप कहीं यूज नहीं कर सकते, बिना पानी का ये चूना भी बेकार है। यानी हर हालत में तीनों में एक चूना का ही में ही पानी का सीधा अर्थ पानी हुआ, बाकी मनुष्य का अर्थ हुआ इज्जत, और ये क्या कहते हैं मोती के लिए क्या आ गया, चमक आ गया। तो यही कारण कवि कह रहे हैं कि पानी मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, बिना पानी का सब कुछ बेकार है, मोती मनुष्य चुना। कैसे? क्योंकि जब तक मोती में चमक नहीं रहेगी मोती का कीमत नहीं रहेगा, फेंका जाएगा, बर्बाद, कुछ काम नहीं आएगा। मनुष्य में इज्जत नहीं है तो उस मनुष्य को पूछने वाला नहीं है। और चूने में जब तक पानी नहीं है, जब तक पानी चूने में नहीं दे रहेगा तब तक पानी अपना चूना अपना करामत नहीं दिखा सकता, अपना कार्य नहीं कर सकता है। इस तरह से व्यंजना का क्या होता है कि एक ही तरह के शब्दों का प्रयोग होने के बावजूद भी वह भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग भी आता है। देखने में भले लगता है कि एक ही शब्द का प्रयोग है, लेकिन सब अलग अलग अर्थों को छोड़ता है, इसलिए इसको व्यंजना कहा जाता है। फिर से बात देखिए, अभिधान बना हुआ नाम, ये नाम का सीधा अर्थ अपना लगाता है। लक्षणा क्या करता है? सिर्फ लक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है ना, ये अपना लक्षण को प्रकट करता है। जैसे उदाहरण के लिए, और भी मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक ही उदाहरण दिया था, उदाहरण के लिए है कि सागर में उसने छोटी सी बात कह करके ऐसा सुनाया लगा कि वह गागर में सागर भरने की बात है। तो गागर होता है उन्हें घड़ा, सागर और समुद्र, एक छोटे से घड़ा में समुद्र को नहीं भर सकते, ठीक है। बड़े बड़े लोग सभा में बोला करते हैं कि आपकी जो महिमा है, कितना कहां तक बखान करूं आपकी महिमा, आपके सामने बखान करना सूर्य के सामने दीपक दिखाना जैसा है। तो क्या सूर्य के सामने दीपक दिखाया जा सकता है? लेकिन वहां क्या बताया गया कि दीपक की रोशनी को उसके सामने जो अपने को दीपक रोशनी समान बताया और उसको सूर्य के समान बताया। यह सब में लक्षण है। इस तरह से जितने भी शब्दों का हमारे विद्वान लोग प्रयोग किया करते हैं सब लक्षण ही है, लक्षण है। तो प्यारे बच्चों में आप आज की आपकी सेवा में व्याकरण में ये थोड़ा समझाया बुझाया, कहीं मेरी भूल चूक होगी तुझे मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि जो कार्य करता है भूल और गलतियां उसी से हुआ करती है। गलतियां आपके लिए है, गलतियां आप हमको सुधारने के लिए मैं दिया हूं। मेरी गलतियां तो संसार सबका देखते हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि मेरी कहीं भूल नजर आए तो उसे सुधार लेना और मेरी दोष ना देना, क्योंकि लिखने पढ़ने कार्य करने वालों से ही भूल होती है, और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। धन्यवाद।